चलिए, नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, क्लास 10th ज्योग्राफी का आपका सेकेंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है भूमि एवं मृदा संसाधन, इसके जितने भी MCQ ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, वो सारे ऑब्जेक्टिव आज एक छोटे से वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले का जो आपका चैप्टर था भारत संसाधन एवं उपयोग, उसके हम लोग MCQ को देख लिए हैं। क्लास 10th ज्योग्राफी का MCQ का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चैप्टर वाइज अगर आप तैयारी करते हैं, चैप्टर वाइज उसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्लास का जो थ्योरी वाला भाग है वो भी बताते चलते हैं, अगर उसको भी ध्यान में रखते हैं तो 400 प्लस नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते सारे चैप्टर के ऊपर में एकदम आराम से आपका कमांड होना चाहिए। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका भूमि एवं मृदा संसाधन, ठीक है। और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जो क्लास 10th के बच्चे हैं सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको काफी आधुनिक तरीके से और अच्छे तरीके से आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं चैप्टर वाइज वो आपको हम कराने वाले। तो अभी ज्योग्राफी का सीरीज चालू है, उसके बाद हम लोग इकोनॉमी का, इकोनॉमिक्स का भी कराएंगे, हिस्ट्री कराएंगे, बहुत सारी चीजें कराएंगे। तो चलिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न पढ़िए आराम से। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताइए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तब तक हम आपको बता दें कि ये जो पिक्चर दिख रहा है ये आपका सोपानी कृषि है, जिसमें आपका आप देखेंगे कि जो पहाड़ी पर्वतीय जो ढाल होते हैं, इस ढाल के ऊपर में सीढ़ी नुमा आकार के कृषि करते हैं। इस तरह से देखेंगे कि एकदम सीढ़ी के तरह जो है स्टेयर टाइप का बना है और इसमें बीच बीच में आप देख पा रहे होंगे कि बीच में फसल लगाया जा रहा है। अगर ऐसा इसमें सीढ़ी नियन ऐसे नहीं अगर बनाए जाएंगे तो बारिश जब तेज होती है तो इन पर्वतीय इलाका में जल के तेज बहाव से के कारण फसल जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जल का ऊपर से नीचे की ओर बहाव ना हो जाए तो बीच में सीढ़ी के आकार से ऐसे ऐसे डाल रखे हैं, है ना। और इधर में कहीं एक जगह से ऊपर की ओर जाने वाला रहेगा जो इधर से भी रास्ता को कनेक्ट करेगा, इधर से भी रास्ता कनेक्ट करेगा, ऐसे करके मतलब ओवरऑल बात कर ले तो सीढ़ीनुमा आकार के होते हैं। प्रश्न के रूप में भी आपको 2 नंबर क्या आ जाएगा कि सोपानी कृषि या समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं, दोनों एक ही बात है ना। तो बोलेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा आकार के, ढाल वाले क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा आकार के की जाने वाली कृषि को समुच्चय कृषि कहते हैं। 2 अंक का ये आपको याद हो जाएगा कि पर्वतीय वाले क्षेत्रों में जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा आकार की जाने वाली कृषि को समुच्चय कृषि कहते हैं। और ये भारत के सबसे ज्यादा उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। तो यदि आप हमारे भाई और बहन, यदि आप डी ऑप्शन उत्तराखंड लगाए हैं तो 1 नंबर और आपका सही हो जाता है ना। चलिए, अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। ईमानदारी से जो प्रश्न सही होगा तो उसको सही रखेंगे और जो गलत होगा तो आप अपनी ईमानदारी से उसको गलत कर करके रखेंगे, है ना। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके 10-12 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए उसमें से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। बाकी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो अगला सेकेंड प्रश्न आपके सामने, ये चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता ही आता है। बताएंगे, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? कौन ऐसा रसायन है जिसके छिड़काव से खेतों में धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ रही है और मेढक के जो प्रजनन है कहीं ना कहीं वो नष्ट होते चला जा रहा है? वो यूरिया के छिड़काव कारण एंड्रीन या फिर फास्फोरस या फिर बेंजीन? तो एकदम सही जवाब हो जाएगा, एकदम प्रॉपर एनसीईआरटी का ये प्रश्न है। एंड्रीन के कारण जो है वो मेढक के प्रजनन दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। आप लोग देखते होंगे कि पहले एक समय होता था जब आप बचपन में छोटे होंगे तो आपके खेतों में बारिश का समय आता था, जब फसल लगते थे तो रात के एकदम बढ़िया वाला मेंढक जो होता है ना, तो मेंढक रात में एकदम सॉन्ग गाता था, मीठा मीठा, तो आपको टर टर की आवाज सुनाई देती होगी। लेकिन अब दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो वो मेंढक की जो आवाजें है वो बहुत कम सुनाई देती है और बहुत कम मेंढक आपको जो है वो बरसात के मौसम में भी देखने के लिए मिलता है। क्यों भाई? क्योंकि खेतों में एंड्रीन के छिड़काव ज्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं उनके प्रजनन जो है वो नष्ट हो रहे हैं। तो हमारी बातों को भी ध्यान रखते चलेंगे तो कभी भी आप क्वेश्चन जो है आप एकदम आपसे नहीं छूटेगा और एकदम बढ़िया तरीके से हम आपको प्रश्न कराने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अगर हमारे तरफ से कोई कमी हो जाएगा
लगा तो आप कमेंट करिएगा, आपके हिसाब से सारी चीजें कर देंगे। और सेशन अगर अच्छा लगता है तो बच्चा प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने गुरुजनों को एकदम प्यार आशीर्वाद आप लाइक के माध्यम से दे सकते हैं, तो आप लाइक जरूर करिए। और अगर आपको सीरीज खराब लग रहा है या कमी कुछ लग रहा है तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, तो आप हमें डिसलाइक भी कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी हम तीसरे नंबर प्रश्न देखें। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण, भू निम्नीकरण जिसको कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन, और ये लैंड डिग्रेडेशन का मतलब भी हम आपको बताते हैं। ऐसे जमीन में आप देख पाएंगे पिक्चर में कि ऐसे जमीन में मिट्टियों के बीच में बहुत गैप आ जाता है, इतना गैप कि अगर आप ऐसे मिट्टियों से अगर आप बिलोंग करते हैं, किसी गांव के स्वास्थ्य से बिलोंग करते हैं, तो खेतों में जाते होंगे गर्मी के मौसम में, तो इसमें इतना गैप आता है, इसको गांव में दरार कहते हैं ना, कि दरार फाटल है। तो ये इसमें आपका कभी कभी पैर भी अटक जाएगा, इतना गैप होता है, और पैर अटक जाएगा, अंदर चला जाएगा, और मिट्टी काफी एकदम आपको कड़ा जैसा महसूस होगा अगर आप नंगे पांव चलेंगे तो, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि निम्नीकरण। कैसे होता है ये भी बताते हैं। तो जिन खेतों में, जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जल दिया जाता है, जैसे आप धान का पौधा लगाइएगा तो धान के पौधा में पानी ज्यादा होता है। धान कहने का मतलब रोज स्नान, एक बात हम करें कि धान मतलब रोज स्नान, यानी धान में जो धान के पौधे होते हैं उसके जड़ तक तो पानी कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो जब हम धान के पौधे को धान लगाने के लिए ज्यादा पानी देते हैं तो उस अधिक जल के कारण ही ये खेतों में गैप आने लगते हैं मिट्टियों के बीच में, तो इसको भूमि निम्नीकरण कहते हैं। और ये होता है आपका अत्यधिक सिंचाई के कारण, यानी डी ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए, तो सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो बार बार नहीं बोलेंगे, आप हमें अपने बड़ा भाई मान करके, और एकदम समझिए बड़े भैया का चैनल है, और आप लाइक कर दीजिए, है ना। और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप डिसलाइक कर लीजिए। चलिए खैर, अगला प्रश्न है आपके सामने, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? फटाफट से बताइए कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। एकदम छपने वाला प्रश्न है ये बच्चा, कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। क्या बलुई मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, या जलोढ़ मिट्टी है? सीधा का सीधा ऐसा प्रश्न छप जाता है, ठीक है। हमें बोलना नहीं कि छपेगा, सीधे छप जाएगा। तो आप सब पढ़े होंगे कि काली मिट्टी को महाराष्ट्र के लोग, चूंकि ये मिट्टियां पाई भी जाती है कहाँ कहाँ भाई, तो महाराष्ट्र के इलाका में, गुजरात के इलाका में पाई जाती है, कर्नाटक का उत्तरी वाला भाग में, और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के पश्चिमी वाले भाग में। और इसमें सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कैसे बनते हैं? तो जो ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी, ठीक है, तो ये ज्वालामुखी टाइप के ऊपर में कप के आकार का स्ट्रक्चर बनता है जिसे क्रेटर कहते हैं। तो इधर से निकलता है, अंदर मैग्मा का चैम्बर होता है, जितने भी खनिज लोहा हुआ पृथ्वी के नीचे होता है वो सब लिक्विड अवस्था में होता है ना। और ये लिक्विड अवस्था में होता है, नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान प्रेशर से यही बाहर निकल करके ज्वालामुखी आता है तो पूरा छिटा जाता है। तो अंदर से मैग्मा बाहर छिटा जाएगा तो उसको कहते हैं लावा। और ये जब गर्म रहता है पूरा एकदम, और ये जब ठंडा पड़ जाता है तो एक मिट्टी का निर्माण करता है, इस मिट्टी को कहते हैं काली मिट्टी। तो आप समझ में आ गया होगा काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। प्रश्न अगर ऐसे कर दे कि काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में कि लावा के ठंडे होने से। किसके ठंडे होने से? लावा। और ये लावा क्या है? तो जब पृथ्वी के अंदर रहता है तो मैग्मा होता है, मैग्मा का चैम्बर होता है, ठीक है, मैग्मा। और यही ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब मैग्मा बाहर आ जाता है, ठीक है, तो बाहर आने के बाद ये कहलाता है लावा। तो आप समझ में आ गया होगा। तो ये लावा के द्वारा निर्मित हुआ काली मिट्टी, और महाराष्ट्र के स्थानीय लोग इसे रेगुर के नाम से बुला बुला के फेमस कर दिए हैं। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा भाई? तो रेगुर मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 का बी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए फटाफट से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हम लगभग प्रश्न के ऊपर में थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी अच्छे से नहीं करते हैं, कहीं क्लास में ऑफलाइन भी जाते हैं, तो सब कोचिंग में क्या होता है कि मैथ को सीरियस लिया जाता है, साइंस को सीरियस लिया जाता है, आपको संस्कृत हिंदी के टीचर बेस्ट मिल जाएंगे, और आर्ट्स में 4 पेपर होते हैं तो कोई एक न एक पेपर में डंडी मार देते हैं। लेकिन हम यहाँ डंडी ना मारेंगे भैया, आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सब्जेक्टिव भी कराने का प्रयास करेंगे। केवल आप कॉन्सेंट्रेट करके एकदम एकांत में होकर के सुनिए, ऐसे जगह मोबाइल पे मत देखिए हमें जहाँ पे शोरगुल चल रहा है, कुछ और बातें चल रही है। एकदम एकांत में आके, ताकि जितने बातें हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं नॉन स्टॉप, सभी बातें को आप एकदम एक्सेप्ट करिए और देखिए कैसे एग्जाम में, बोर्ड में अच्छा नंबर आपका आता है। प्रश्न है 5वां नंबर, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है?
तो बताइए फटाफट से, आप एक चार में से एक ऑप्शन चूज करिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। बाकी बता दें, मरुस्थलीय मृदा का निर्माण उन्हीं क्षेत्रों में होता है जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, और ऐसा भाग कहीं और नहीं, आपके राजस्थान में मिल जाएंगे। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। राजस्थान वाले क्षेत्रों में, अरावली के पश्चिम साइड में, ठीक है, बारिश कम होती है, क्योंकि अरावली पर्वत जो होते हैं राजस्थान के लगभग आपका पूर्वी क्षेत्रों से होके जाती है। मान लेते हैं कि ये आपका राजस्थान है ना, तो ये अरावली ऐसे जा करके गुजरात से ही राजस्थान होते हुए हरियाणा के दिल्ली तक जाती है, और जो बंगाल की खाड़ी के मानसून पहुंचते पहुंचते यहाँ बाष्पशून्य हो जाती है, और जो आपका अरब सागर के मानसून आते हैं इधर जाने नहीं देता है। ये पर्वत पहाड़ी जो है अरावली की श्रेणियां श्रृंखला इधर मोड़ देती। उतनी बातें नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये जो बेल्ट राजस्थान का बच गया पश्चिमी वाला हिस्सा, इधर बारिश कम होता है, और बारिश कम होने के कारण ही जो मृदा है वो मरुस्थलीय बन जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, पढ़िए, सवाल बढ़िया है। ठीक है, बताइए हमें कि निम्न में से किस राज्य में काली मृदा का विस्तार पाया जाता है या काली मिट्टी पाई जाती है। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि काली मिट्टी भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है। क्या झारखंड में होगा, क्या राजस्थान में होगा, पंजाब में होगा या फिर गुजरात में होगा। तो बिल्कुल आपका जो सही होगा कि काली मिट्टी का विस्तार, ये काली मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें से गुजरात में, है ना, होगा। फटाफट से बताएंगे। 7 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर लेंगे तो बताने हैं आपको कि भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। बताने हैं कि भारत के कितने प्रतिशत जो भाग है वो मैदानी है। 30%, 27%, 43% या फिर 17%। एनसीईआरटी में गोलाकार आप पिक्चर ऐसे देखे होंगे फुटबॉल बना करके, उसमें बताया गया कि अगर 43% की बात करें तो मैदान है। 43% कितना है भाई, तो मैदानी वाला इलाका है, डिलीट नहीं हो रहा, मैदानी वाला भाग है। इसके अलावा अगर देखते हो आप तो अब 30% आता है और फिर 27% आता है ना। तो आप मैदानी वाले की बात कर लेंगे तो हो जाएगा 43%। कितना प्रतिशत, 43%। तो यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। बाकी हमें बताएंगे कि 30% वाला क्षेत्र कौन होता है और 27% वाला क्षेत्र कौन होता है। ये दो बातें काफी इजी है, भूमि और मृदा संसाधन के शुरुआती में ही पढ़ना था। आप कमेंट में हमें जरूर बताइए, ठीक है, कि 27% वाला क्षेत्र कौन होता है और आपके 30% वाला क्षेत्र कौन होता है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। काली मिट्टी, एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ बताइए, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयोगी होती है या उपयुक्त होती है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस फसल के लिए उपयुक्त है। कपास के लिए, लीची के लिए, बाजरा के लिए, गेहूं के लिए। तो आप सब जानते हैं कि काली मिट्टी जो है वो आपके कपास के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। इसके अलावा गन्ना वगैरह की भी खेती इस मिट्टी पे होती है। अगले प्रश्न, बस 2 ही 3 प्रश्न है, तो एकदम धैर्य बना करके रखिए। तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही है, तो कुछ तो यहाँ धैर्य बनाना पड़ेगा। आप गाने फिल्म में आप पूरा पेशेंस बना लेते हैं 2.5-3 घंटा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो देखने में आप लोग लगता है कि कितना जल्दी खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं है, तैयारी को आराम आराम से करना चाहिए, ठीक है। ये केवल आपको 10th में ही काम नहीं आएगा। 10th के बाद जब आप 12th पास हो जाइएगा तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा तो ये 9th क्लास, 10th क्लास, यहाँ के ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी प्रश्न जीके जीएस के रूप में वही बन जाएंगे। बाकी प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है। सबसे ज्यादा कौन मिट्टी का विकास है, जलोढ़, काली, लेटेराइट या फिर पर्वतीय। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका जलोढ़। भारत में सबसे ज्यादा नदियों के द्वारा बिछाई गई मृदा जलोढ़ मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है। भारत तो देखे तो नदियों का जाल ही है ना। बांग्लादेश और नदियों का जाल है, और नदी जो अपने साथ मिट्टियां लेकर के आती है और बिछाती है तो उधर जलोढ़ मिट्टी का ही निर्माण होता है। तो प्रश्न भी आ जाएंगे कि जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं, जलोढ़ मृदा क्या है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि नदी के द्वारा बिछाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं, है ना। चलिए, और इसके 2 रूप होते हैं, खादर और बांगर। जो पुरानी होती है वो खादर, जो पुरानी होती है वो बांगर, और नई होती है जो खादर, है ना। चलिए, पुरानी जलोढ़ मृदा, लो प्रश्न ही आ गया। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर, खादर, रेंगुर या फिर उपर्युक्त सभी। फटाफट से बताएंगे। नदी मान के चलिए कि ये पर्वतीय कोई इलाका है ना, और ये पर्वतीय इलाका है ऐसे,
और बारिश ऐसे होती है, बारिश होने के बाद यहाँ पानी जम गया और किसी पतली नाली के जैसे ऐसे पानी निकलने लगा, है ना, नाली की तरह। फिर और इधर भी पानी जमा हुआ है, इधर भी पानी जमा हुआ बड़े बड़े, अब ऐसा 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर तक ऐसा फैला होता है, पानी जम जाता है। इधर से भी निकलने लगा और ये ऐसे जा करके इसमें भी मिल गया और धीरे धीरे चौड़ी हो जाती है। और जब ये चौड़ी होती जाती है और छोटी छोटी नदियां के मिलने लगती है तो ऐसे ला करके बाढ़ लाती है। और ये मिट्टी के साथ, ये मिट्टी वगैरह भी, चट्टान वगैरह बहा के लाती है पानी के साथ, और ये बाढ़ आता है तो इधर आपके क्षेत्रों में बहा देता है। तो बहा देता है तो ये मिट्टी जलोढ़ हो गया। नदी के किनारे लगभग प्रत्येक साल कुछ पानी आती है और साथ साथ मिट्टी आ जाते हैं, तो उधर खादर होता है, नया होता है। और इससे दूर कई बार बहुत कम ऐसा बहुत तेजी से बाढ़ आ गया 10 साल 20 साल पहले और इधर मिट्टियां बिछा दिया, तो इस मिट्टी में बार बार फसल लगाते लगाते ये पुरानी हो गई, अब बाढ़ नहीं आ रहा तो ये पुराना हो गया, तो ये बांगर हो गया। और वही नदी के किनारे जो नई नई मिट्टियां बार बार बिछ रही है वो खादर हो गया। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी को बांगर। तो आपसे पुरानी जलोढ़ जा रहा है तो ए ऑप्शन बांगर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखें। अब 2 ही प्रश्न होंगे शायद और खत्म हो जाएंगे आज के सीरीज। बताइए, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनवर होती जा रही है? अनवर का मतलब अनुपजाऊ, आप समझिएगा। ठीक है, तो कौन ऐसी मिट्टी है जो लोहे की मात्रा के अधिकता के कारण वो मिट्टी अनुपजाऊ हो रही है? जलोढ़, लैटेराइट, काली या फिर ऊपर युक्त से सभी। तो आपको बता दें हम, ऐसा मिट्टी लैटेराइट जो है आपका ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से मिलकर बना है, और ये लेटर शब्द से मिलकर बना है और इसका अर्थ ही होता है ईंट के समान। तो इस रंग का बात कर लेंगे तो तेज वर्षा और तेज अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ऐसे लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और इसमें भी आपका लोहा के अंश पाए जाने के कारण फेरस ऑक्साइड, FeO आप समझते होंगे, फेरस ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसमें लोहे की अधिकता होती है। और इसके कारण इस मिट्टी का जो कहीं ना कहीं उपयोगी है, अनुपजाऊ है, वो अनुपजाऊ होती जा रही है, मतलब उपजाऊ धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो ये लेटेराइट के साथ आप गए हैं तो एकदम सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, और आज का अंतिम लास्ट प्रश्न आज का ये रह गया कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? जलवायु, चट्टान, वनस्पति, इनमें से सभी। तो देखिए, इसमें से सभी होगा, चट्टान भी होगा, वनस्पति। कैसे मिट्टी का निर्माण होता है? तो हम आपको बताएं कि पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय इलाका से नदियां चलती है तो कई बार ऊंचाई से चट्टानों को नीचे गिरा देती है पानी की धारा के साथ में, और इसको बहा करके और टूटा फूटा कण उसके टुकड़े टुकड़े ला करके बहाते जाती है अपनी तीव्र धारा और तीव्र ढाल से। और जब बहाती है तो टुकड़े टुकड़े होते जाते हैं, चट्टान से चट्टान एक दूसरे से रगड़ाते हैं, उसके महीन महीन कण बन जाते हैं और यही ला करके बिछा देते हैं। तो इस चट्टानों से उसमें खनिज का निर्माण होता है जी, उसमें खनिज पाई जाती है। और कई पेड़ पौधे, वृक्ष, इन सबको बहा करके नदी के किनारे किनारे अपना लेकर के आती है। तो वो वृक्ष है, मृत जो जानवर है, मरे जानवर है, तो उनसे वनस्पतियों से, पेड़ पौधे के अवशेष से, जीव जंतुओं के अवशेष से उसमें मृदा में ह्यूमस वगैरह इन सब का निर्माण होता है ना। तो कहीं ना कहीं चट्टान है, वनस्पतियां है, और इनको इधर से उधर करने में जलवायु का भी उतना ही रोल है। तो कहीं ना कहीं डी ऑप्शन ही आपका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप डी लगाए तो 1 नंबर और आपका सही हो जाता है। तो सेकेंड चैप्टर भूमि एवं मृदा संसाधन के 12 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा दिए जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और यहीं से पूछा जाएगा, चूंकि एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट वाला ऑब्जेक्टिव यह है। इसके अलावा और एक छोटा सीरीज लाएंगे जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन और करा देंगे आधुनिक तरीके से, चूंकि कुछ नए भी प्रश्न बनते हैं तो आप उसको एकदम आराम से बना पाए। ठीक है, तो इस सीरीज को देखिएगा। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिए, प्लेलिस्ट में देखिए 2 वीडियो है। सेकंड चैप्टर में 1 वीडियो मिल गया, एक और वीडियो देंगे। हर चैप्टर में छोटे छोटे 2 वीडियो आपको देंगे और पूरे बढ़िया से आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में एमसीक्यू का प्रैक्टिस आपको चैप्टर वाइज करा देंगे। ठीक है, तो चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने मित्र दोस्त के पास चैनल के लिंक जरूर भेजिए कि यहाँ आप क्लास 10th का भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन सबका चैप्टर वाइज एमसीक्यू के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके मित्र साथी जुड़ेंगे इस चैनल से, उतना ही ज्यादा आपको जल्दी जल्दी चैप्टर वाइज क्लास 10th के भी बच्चों के लिए भी आपको मिलेगा। बाकी हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।